है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। देख, इट्स एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, एक तो एग्रीकल्चर है, एक मेडिसिन है, फिर इसके बाद फर्दर टॉपिक्स आते हैं। एग्रीकल्चर में क्या है, गोल्ड राइस है, बीटी कॉटन है, पेस्टिसाइड्स क्रॉप है। और मेडिसिन में क्या है, इंसुलिन और जीन थेरेपी है। ठीक है, अभी क्या बोलता है यहाँ पे, बायोटेक्नोलॉजी का कहती है एज यू वुड लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, एसेंशियली डील करता है विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मेटिकल्स, मतलब दवाई होती है, एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाई माइक्रोब्स फंजाई प्लांट्स एनिमल्स यूज़ करके बनाते हैं हम। द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्यूटिक्स, मतलब दवाई, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायोरेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब क्या क्या आता है, ये सब आता है, ध्यान रखियो। ये साथ के साथ 8 पॉइंट ध्यान रख लियो, ये 7 पॉइंट। फिर क्या बोलता है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया फॉर बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है, ये तीनों के तीनों रटे होने चाहिए। प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, मतलब बेस्ट से बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजली अ माइक्रोब या प्योर एंजाइम प्रोवाइड करना बायोटेक्नोलॉजी को। ये तो उसकी रिसर्च है। और दूसरा कहता है ऑर्गेनिज्म है यूजिंग क्या क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, मतलब ऑप्टिमल कंडीशन देनी चाहिए टू कैटलिस्ट को ताकि वो एक्ट कर सके। और एक यहाँ पे दे रखा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी चाहिए। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग यहाँ पे दिखता है ऑप्शन में, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग नहीं है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमारे सिलेबस में ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर यह बोलता है ये 3 क्रिटिकल स्टेप तो होने चाहिए, बाकी तो याद होना चाहिए। फिर आता है जेनेटिक टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे, फॉर अगर हमें क्या करना है, फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, तो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन तो हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। एग्रो केमिकल बेस्ड केमिकल मतलब होता है फंजीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना। पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, पेस्ट मर जाएंगी तो क्रॉप अपने आप बढ़ जाएगी। तो पहले हम सबसे पहले यही करा करते थे। फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसको ना यूज़ करके केमिकल है खराब, हमारा भी हमें तो नुकसान पहुंचेगा, तो हमने क्या करा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करा, ऑर्गेनिक बनाया, मतलब बायो पेस्टिसाइड, बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करा। फिर आता रहा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें ऑर्गेनिक कल्चर में क्या करते हैं, बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइजर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर में, जैसे कि एनाबीना हो गया, नॉस्टक हो गया, फ्रैंकिया हो गया, रोडोस्पेरम हो गया, जो कि करते हैं एग्रीकल्चर में करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उसे होता है ऑर्गेनिक कल्चर। फिर आता था जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जैसे हमने क्या करा है, सबसे एडवांस यही है और यही करना चाहिए। हमने क्या करा है, क्रॉप्स को ही जेनेटिकली इंजीनियर करके उसको ही पेस्ट रेजिस्टेंस बना दिया है, मतलब अगर कीड़ा उसको खाएगा प्लांट को तो वो खुद मर जाएगा, और यही ऐसा चल रहा है। फिर ये कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन कहता है, ग्रीन मतलब ये 3 हो गई ना, और उसमें से ये वाली बढ़िया से। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो तीनों रटी होनी चाहिए। कौन कौन सी है, एग्रो वाली की, ऑर्गेनिक और जेनेटिकली इंजीनियर, तीनों रटी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है जरा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड्स इन ट्रिपलिंग द फूड। जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हरियाणती क्रांति आई है, हरियाली क्रांति आई है, तो क्या हुआ है, फूड सप्लाई क्या हो गई है, ट्रिपलिंग हो गई है, मतलब ट्रिपल गुना फूड का प्रोडक्शन हो चुका है। बट येट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। 3 गुना बढ़ चुकी है, पर अभी भी इनफ नहीं है ह्यूमन पॉपुलेशन को खिलाने के लिए, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इंक्रीजिंग यील्ड्स हैव पार्शली बीन ड्यू टू, जो इंक्रीज़ हुई है यील्ड्स में, मतलब इंक्रीज़ हुआ है उसमें फील्ड्स में, मतलब यील्ड्स मतलब जो प्लांट जो खाना खेती निकली है वो सब खेती में, इंक्रीज खेती में, पार्शली ड्यू टू यूज़ ऑफ इम्प्रूव क्रॉप वराइटीज़ इंप्रूव करी गई है क्रॉप वराइटीज, इसलिए क्या हुई है, फील्ड में इंक्रीज हुआ है। बट मेनली किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू यूज़ ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पे, ये 2 हुई हैं, और पार्शली इसकी वजह से हुई है। और ये तीनों मैं नीट प्रैप में सॉल्व करी थी और मैं गलत कर दिया था। फिर क्या बोलता है, हाउ एवर फॉर फार्मर्स इन डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल्स क्या होती हैं, फार्मर्स के लिए क्या है, एक्सपेंसिव है। तो ध्यान रखिए एक्सपेंसिव क्या है, एग्रोकेमिकल्स एक्सपेंसिव है। And further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding. समझ गया? Is there any alternative path that our understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? Use of genetically modified crop is possible solution. ठीक है ना, तो ये थोड़ा पढ़ लियो एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बढ़िया सा। ये बोलता है प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, हाँ इसका क्या है, यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सॉल्यूशन है इसका।
ये क्वेश्चन पूछता है, इज देयर अ वे टू मिनिमाइज यूज ऑफ फर्टिलाइजर और केमिकल्स, कोई तरीका है जिससे हम फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज़ कम कर सकें, या बाय देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट्स आर रिड्यूस। तो ये बोलता है यूज़ ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज पॉसिबल सोल्यूशन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज़ करो। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किस किस से बने होते हैं, प्लांट से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, एनिमल से, वायरस से नहीं बनी है। नीट प्रेप में क्वेश्चन था, हुज जीन्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिनकी जीन्स में ऑल्टर चेंज किया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्या क्या तरीके होने चाहिए, 5 तरीके हैं, और पाँचों के पाँचों पे एज इट इज लाइन वाइज क्वेश्चन आता है नीट के क्वेश्चन में। तो ये पाँचों रिलेटिव होने चाहिए। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो तुम बनाओगे वो क्या क्या होना चाहिए, वो मेड क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, बायोटिक स्ट्रेसेस नहीं है यहाँ पे, एबायोटिक है। और एबायोटिक में कौन आता है तेरा, कोल्ड, ड्रॉट, हीट, सॉल्ट आता है। और वहाँ पे दे रखा था पेस्ट, पेस्ट नहीं होता नीट का नीट क्वेश्चन में, नीट प्रेप क्वेश्चन में पेस्ट दे रखा था, वो तो बायोटिक होता है, वो नहीं होगा, एबायोटिक स्ट्रेसेस में आता है ये होना चाहिए, टॉलरेंट कर सकें एबायोटिक स्ट्रेसेस को। और रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स बने, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, इतनी बढ़िया क्रॉप बने कि वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, मतलब जो बाद में हार्वेस्ट में लॉस होता है, टमाटर गल जाना, वो ना हो। और एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस 4th पॉइंट पे, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मतलब जैसे कि एक प्लांट 2 ग्राम कैल्शियम ले रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है और बढ़िया ग्रो कर रहा है, और एक प्लांट 20 ग्राम कैल्शियम लेके ग्रो कर रहा है बढ़िया, तो 2 ग्राम वाला हम लेंगे ताकि सॉइल में कैल्शियम जल्दी खत्म ना हो, जल्दी खत्म ना हो। तो दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ, प्रिवेंट करता है ना कि प्रमोट करता है। तो यहाँ क्वेश्चन बोलते थे कि वो कह रहे थे कि अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल हो जाए, नहीं वो होनी नहीं चाहिए, उसे बचाना है, हमें 2 ग्राम यूज़ करवाना है ना कि 20 ग्राम। तो एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना। फिर बोलता है इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, वो तो होना चाहिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में, और वो कौन सी है, गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए इनरिच होता है। अब गोल्डन राइस के बारे में और पढ़ लेते हैं। राइस को ओराइजा व सटाइवा बोलते हैं, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। इसे कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, पेपर में पूछा गया था 2016 में, PYQ है कि गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन, ये विटामिन ए जो होता है, बीटा कैरोटीन को जो प्रो विटामिन ए बोलते हैं, ये कहाँ से निकाला जाता है, ये डैफोडिल प्लांट से निकाला जाता है और कैरेट से, मतलब डैफोडिल प्लांट दे रखा था ऑप्शन में, डैफोडिल प्लांट था। ये जो बीटा कैरोटीन है, विटामिन ए है, ये मतलब जो गोल्डन राइस है वो प्रिमिटिव राइस के उससे नहीं निकाला गया है, ये डैफोडिल प्लांट से अलग से ही निकाला गया है, अलग प्लांट्स की जीन से निकाला गया है ये विटामिन ए। और वो विटामिन ए राइस में डाल दिया है, जबकि राइस में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो प्रिमिटिव वाले में तो कार्बोहाइड्रेट होगा, पर हमें तो विटामिन ए चाहिए था, इसलिए हमने डैफोडिल प्लांट से निकाला है। फिर आइसोलेशन ऑफ विटामिन की फ्रॉम डैफोडिल प्लांट और एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मेट, टीआई प्लाज्मेट क्यों लिया है, क्योंकि टीआई प्लाज्मेट तो सिर्फ प्लांट में जाता था और रेट्रोवायरस एनिमल में जाता था। तो टीआई प्लाज्मेट इसको मिला के रिकॉम्बिनेंट में आके गोल्डन राइस में डालते हैं, विटामिन ए रेंज होती है। और विटामिन ए क्या करता है, प्रिवेंट करता है नाइट ब्लाइंडनेस, और ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है, इन एडिशन टू दिस यूजेस GM हैज़ बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स, मतलब टेलर मेड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स। मतलब टेलर मेड प्लांट्स मतलब जैसे कि हम टेलर के पास जाते हैं, अपनी शर्ट लेके जाते हैं, तो शर्ट की फिटिंग भी करा सकते हैं और उसमें जेम भी लगा सकते हैं, कलर भी करा सकते हैं। तो ऐसे ही बोल रहा है कि GM जेनेटिक मॉडिफाई हमारी मर्जी से बना सकते हैं, हम उसके अंदर बढ़िया बना सकते हैं, घटे बना सकते हैं। तो जेनेटिक टेलर मेड प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं रिसोर्सेज अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज इन फॉर्म ऑफ स्टार्चेज, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाई, फ्यूल और स्टार्चेज की फॉर्म में देते हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन 2024 में यही आएगा। और यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA लिखा रखा था नीट प्रेप में क्वेश्चन में, वो नहीं होता, इन फॉर्म ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं था, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, ठीक है। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट विल यू बी स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स। हाँ, हमने क्या करे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स बनाए हैं विच कुड डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज। वो कौन सा है, वो है तेरा BT टॉक्सिन। BT टॉक्सिन क्या है, बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया गया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, और BT की फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। BT टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निकाला गया है, हैज़ बीन एक्सप्रेस इन प्लांट्स में डाला गया है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इनफैक्ट क्रिएटेड आप बायोपेस्टिसाइड्स बना चुके हैं हम। एग्जांपल BT कॉटन बना लिया, BT कॉर्न बना लिया, सबसे पहले BT कॉटन बनाया गया था। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो BT कॉटन ही आएगा, और BT कॉटन के बारे में ही डिटेल में दिया गया है। BT कॉटन भी बना लिया है, BT कॉर्न बना लिया है, BT राइस बना लिया है, BT टोमेटो, BT पोटैटो और BT सोयाबीन भी बना लिया है। चिल्ली नहीं बनाया है, नीट प्रेप क्वेश्चन में चिल्ली दे रखा था। तो देख क्या होता है, बैक्टीरिया है उसमें क्राइजीन होती है जो इंसेक्ट को मारती है, और वो इंसेक्ट कौन कौन से हैं, ये वाले सारे इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट को मारती है। तो वो जीन प्लांट में
दी, कौन सी, क्राइजीन डाल दी प्लांट में ताकि इंसेक्ट प्लांट को नहीं खा पाएगा। और बैसिलस रेजिडेंस क्या है, बैक्टीरिया है। अरे देख, बैक्टीरिया में ना जीन होती है, कौन सी, क्राइजीन होती है। वो ये करती है वो ये करती है, वो ना इंसेक्ट को मार देती है, और वो खुद को नहीं मारती है, क्योंकि बैसिलस में क्या होता है, बैसिलस जब वो खुद बैक्टीरिया के अंदर होती है ना वो जीन, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। पर वो जब इंसेक्ट के अंदर जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में जाती है, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उसका क्या होता है, एल्कलाइन पीएच होता है गट में। तो उसके गट में जाके उसकी मिड गट ऑफ एपिथेलियल से जाकर, मिड गट से ध्यान रखियो, जाके चिपक जाती है और पोर्स क्रिएट करके इसको मार देती है इंसेक्ट्स को। उसको क्यों नहीं मारती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है। और अब ये हमने जीन को, जो बैक्टीरिया की जीन थी वो बैसिलस thuringiensis से निकाल कर हमने कॉटन के प्लांट में डाल दी है। अब जैसे कि इंसेक्ट खाएगा उस प्लांट को, तो उस प्लांट से खाकर वो मर जाएगा, क्योंकि इसमें क्राइजीन है, क्योंकि उसको तो मरेगा नहीं प्लांट, उससे खा के इंसेक्ट मर जाएगा, क्योंकि उसमें जाके फिर एक्टिव हो जाएगी। तो हमने क्या करा है, बीटी कॉटन बना ली है। वही बोल रहा है ये, बीटी कॉटन बना लिया है। बीटी कॉटन सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस करती है प्रोटीन किल सर्टेन इंसेक्ट। कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, लेपिडोप्टेरेंस, टोबैको बर्डवॉर्म और आर्मीवॉर्म, कीलियोप्टेरेंस बीटल और डायप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इसे हमने के साथ रखा है एलसीडी में तब चलाएंगे एफएम, एलसीडी में तब चलाएंगे एफएम। ऐसे पूरा पूरा जब पेपर में लिखना पड़ेगा तब कर पाएगा, वरना ऐसे याद रख लियो, कीलियोप्टेरेंस, कीलियो मतलब अकेला, कीलियो मतलब अकेला मतलब बी, ये तो होगा तेरा BC, ये होगा तेरा DFM, रंडी चलाती है FM, रंडी चलाती है FM। और ये होगा तेरा BC रंडी चलाती है FM। और ये होगा तेरा लात से याद कर लियो, लात से, ठीक है ना, ऐसे याद कर लियो। टोबैको बर्डवॉर्म, आर्मीवॉर्म, इन दोनों में दो दो हैं, इसमें एक है, बाकी सब में दो दो हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स करती है प्रोटीन क्रिस्टल। हाँ, जो क्रायोजीन है ना वो क्या है, एक क्रायोजीन क्या है, एक इनएक्टिव प्रोटीन है, और वो प्रोटीन क्या होते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, जो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ में निकलते हैं। मतलब, और वो पर्टिकुलर फेज कौन सा है, वो होता है स्पोरुलेशन फेज में, स्पोरुलेशन फेज में निकलते हैं बैक्टीरिया के। एक पर्टिकुलर फेज, ग्रोथ का फेज होता है स्पोरुलेशन फेज, तब वो जीन बनाता है क्रायोजीन है, और प्रोटीन बनाता है क्रिस्टल्स। These crystals contain a toxic insecticidal protein. Why does this toxin not kill the bacillus? क्योंकि वो उससे फॉर्म में क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट में रहती है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में, बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बिकॉज ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट होता है इंसेक्ट का, विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ, सरफेस से बाइंड करती है, मिडगट से बाइंड करती है, हाइंडगट से नहीं, मिडगट हाइंडगट, और कौन सा था, मिडगट हाइंडगट फोरगट, कोई नहीं है यहाँ से, मिडगट ऑफ एपिथेलियल सेल्स है। स्टेप 1 क्या होता है बीटी टॉक्सिन का, बीटी टॉक्सिन का स्टेप 1 होता है सरफेस ऑफ मिडगट से एपिथेलियल से बाइंड करना, किसकी, इंसेक्ट की। सेकंड क्या करना, क्रिएट पोर करना। थर्ड स्टेप क्या होता है, उस पोर क्रिएट करके स्वेल की पानी भर जाता है उसके अंदर, पोर्स क्रिएट कर दिए तो इंसेक्ट के अंदर पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो वो फट जाएगा, तो फिर सेल की स्वेलिंग हो जाएगी और फट जाएगा, और इवेंचुअली हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की, ठीक है। अब ये बोलता है स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन, कॉटन में डाला गया है, कॉटन बीटी बनाई है। अब चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड करती है क्रॉप पे और टारगेट पेस्ट पे, ये जरा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखियो, चॉइस ऑफ जीन डिपेंड ऑन क्रॉप या टारगेट पेस्ट पे, ठीक है। अब ये बोल रहा है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, ध्यान रखियो बीटी टॉक्सिन क्या है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। और हाँ, जो बीटी टॉक्सिन है ना, बीटी टॉक्सिन रेजिस्टेंस है इंसेक्ट के लिए, ना कि बैक्टीरिया वायरस के लिए। हम इंसेक्ट्स के लिए बढ़ रहे हैं जबकि ये इंसेक्ट्स दे रखे हैं, ना कि बैक्टीरिया वायरस के लिए, ठीक है ना। तो बीटी टॉक्सिन क्या है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, मतलब देख हर लेपिडोप्टेरेंस के लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तो क्या है, इंसेक्ट ग्रुप के स्पेसिफिक है। फिर क्या बोलता है, टॉक्सिन इज कोडेड बाय जीन क्राई1AC को क्या बोला गया है, क्रायोजीन। There are number of them. For example, protein encoded by the gene cry1AC और cry2AB कंट्रोल करती है कॉटन बॉलवर्म को, और cry1AB कंट्रोल करती है कॉर्न बोरर को। तो वैसे मैं याद रखा है cry1AC cry2AB, cry1AC एक AC है, 2 AB है, वो बॉलवर्म का हो गया, और सिर्फ एक AB है, एक AC नहीं है, एक AB है, एक AC तो ऊपर हो गया, वो हो गया बोरर का, ठीक है ना। बीटी टॉक्सिन और बीटी प्लांट क्या है, इंसेक्टिसाइडल, इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। बीटी टॉक्सिन सम बैसिलस प्रोड्यूस प्रोटीन किल इंसेक्ट, बैसिलस thuringiensis क्या है, वो है। और ठीक है, डिस्ट्रॉय फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। हमने क्या पढ़ लिया, हमने गोल्डन राइस पढ़ लिया,
गोल्डन राइस पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया बीटी कॉटन। फिर पढ़ते हैं थर्ड एग्रीकल्चर के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सेवरल नीमाटोड्स होती हैं, पैरासाइट होती हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल दोनों के लिए, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नीमाटोड होता है, नीमाटोड का नाम है राउंड वर्म होता है नीमाटोड, मेलोडी गाइनी इनकॉग्निशिया, जो इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ना कि स्टेम। क्या करता है, रूट ऑफ टोबैको प्लांट है, ध्यान रखियो। एंड जिससे पीआई का रखा है। एंड क्रॉस अ ग्रेट डिडक्शन इन ईल्ड, जिसमें टोबैको प्लांट की रिडक्शन क्या कर देता है, घटा देता है। एक नोवल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्टेशन वर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस आरएनएआई। आरएनएआई टेक प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस ध्यान रखियो, पीवाई को पूछता है। तो हमने क्या करा, आरएनएआई को क्या होता है, आरएनएआई क्या होता है, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जो कि सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। दिस मेथड क्या करता है, दिस मेथड इन्वॉल्व करता है सैलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात हुई है। जहाँ भी क्वेश्चन आया इस चैप्टर से तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की बात होगी, क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस है तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हुआ। मॉलिक्यूल डेट्स बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन नहीं बन पाता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन, ध्यान रखियो, of mRNA silencing. The source of this complementary RNA could be from an infection by viruses, हाँ, having RNA genome, हाँ देख मैं बोल रहा हूँ, हाँ ये क्या होता है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या होगा, सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या क्या होगा, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम हो सकता है, या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोन्स, 2022 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, और दैट रेप्लिकेट विया आरएनए इंटरमीडिएट, और यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। तीन रखते हैं, कौन कौन से, वायरस आरएनए जीनोम, ट्रांसपोन्स वाला और एग्रोबैक्टीरियम टिफियम्स। ये क्या है, सोर्स हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के, बी फ्रॉम इन्फेक्शन बाय, ठीक है ना। और ये होता है जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोज होता है, ये करता है, यूज़ करता है इन एमआरएनए सैलेंसिंग, जीन सैलेंसिंग में काम आता है, जीन सैलेंसिंग या एमआरएनए सैलेंसिंग, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, तो ये तीन ध्यान रख लियो, और प्रिवेंट ट्रांसलेशन ये ध्यान रख लियो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ध्यान रख लियो, सैलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ध्यान रख लियो, और सेलुलर डिफेंस याद रख लियो, और टोबैको प्लांट रख लियो, निमाटोड रख लियो। फिर क्या बोलता है, वर इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट, इसे क्या कर रहा है, होस्ट प्लांट में डाला गया है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वो सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल्स। बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल्स में, ध्यान रखियो। The two RNA being complementary to each other formed a double-stranded RNA. Double-stranded RNA form करता है that initiated RNA interference and thus silence the specific mRNA. Silence mRNA of the nematode. That consequences was that parasite could not survive in a transgenic host. पैरासाइट हमारा नीमाटोड क्या करता है, फिर सर्वाइव नहीं कर पा जाता है ट्रांसजेनिक होस्ट में, दैट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गेट itself protected from parasite nematode, ठीक है ना। अब देख क्या होता है, बताता हूँ मेरे को। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स नीमाटोड मेलोडोगाइनी इक्विलिशा इनफेक्ट रूट ऑफ टोबैको प्लांट cause decrease in yield of tobacco. To protect this strategy adopted RNA interference take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense, ध्यान रखियो। Due to complementary double-stranded DNA molecule bind to prevent translation of mRNA, inhibit mRNA translation into प्रोटीन। हाँ ये क्या होता है, ट्रांसलेशन का क्या हुआ है, प्रिवेंट किया गया है, मतलब इनिबिट एमआरएनए ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, पीवाईक्यू आया हुआ था इस पे, ये एडिट लाइन रखी थी, इनिबिट एमआरएनए ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। फिर क्या बोल रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस किसका हुआ है, नीमाटोड का हुआ है, प्लांट इंसेक्ट किसी का नहीं हुआ है, जबकि बीटी कॉटन किसके लिए था, बीटी कॉटन इंसेक्ट्स के लिए था, और आरएनए इंटरफेरेंस किसके लिए है, नीमाटोड के लिए है, इंसेक्ट और प्लांट के लिए नहीं है, ध्यान रखियो। और क्या बोल रहा है, यूज इन एमआरएनए सैलेंसिंग, ठीक है। सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या कौन कौन से हैं, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोम जिसे बोलते हैं, और यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टिमिफिशियंस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस इन होस्ट प्लांट, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए सो दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए इन होस्ट सेल्स। बोथ सेंस और एंटीसेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है होस्ट सेल में, ध्यान रखियो। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये क्या होते हैं, दोनों आरएनए क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और फॉर्म कर लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो इनिशिएट करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस एंड थस साइलेंस द स्पेसिफिक आरएनए ऑफ नेमाटोड। Consequence was that parasite could not survive in transgenic host. Transgenic plants got itself protected from parasite.
इसमें देख क्या होता है, सबसे पहले होता है मेलोडिक एगोनीशिया इंकोगनीशिया इन्फेक्ट करता है टोबैको रूट में, मतलब प्लांट में ग्रो कर रहा है मेलोडिक इंकोगनीशिया। तो प्लांट में ग्रो कैसे कर रहा है, तो प्लांट में ग्रो कैसे कर रहा होगा कि प्लांट में कोई जीन होगा और वो जीन क्या कर रहा होगा, प्रोटीन बना रहा होगा और उस प्रोटीन को मेलोडिक इंकोगनीशिया खा रहा होगा, है ना। तो निमाटोड ग्रो कर रहा होगा, तो क्या करें, तो ये प्रोटीन मत बनने दे, जो जीन प्लांट बना रहा है वो प्रोटीन मत बनने दे, तो निमाटोड ग्रो नहीं करेगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस कराएं जो दूसरे आरएनए के इंटरफेयर करके प्रोटीन नहीं बन देता है। जो प्लांट के अंदर आरएनए है, जिस जीन से जीन में जो आरएनए है उससे जो प्रोटीन बन रहा है, उसमें क्या करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस कराते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस होता है एक एंटी सेंस आरएनए लाते हैं बाहर से, जो उसके आरएनए से जोड़ देते हैं और जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। और वो करता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए तो डाई से तोड़ देता था, और वैसे भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए का होता है अनस्टेबल होता है, टूट जाता है। और अगर वो टूट जाता है तो क्या हो जाएगा, फिर तेरा वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो नीमाटोड भी नहीं खाएगा, और नीमाटोड नहीं खाएगा तो नीमाटोड ग्रो नहीं होगा, तो फिर प्लांट क्या आएगा, बच जाएगा। तो देख ऐसे होता है, जैसे बैक्टीरियोफाज आया, इसने अपना ये डाला, नीमाटोड आया, नीमाटोड ने अपना प्लांट में ये डाला, अपना ये आ गया सेंस, इसको बोलते हैं सेंस आरएनए। सेंस आरएनए क्या होता है, नीमाटोड का होता है, जो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है प्लांट को। और क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस होता है टू प्रोटेक्ट सेलुलर डिफेंस, जो सेंस आरएनए से जुड़कर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है, टूट जाता है डाइसर से, तो आरएनए टूट गया तो प्रोटीन बनेगा नहीं, तो ग्रो करेगा नहीं। तो ये क्या होता है, सेंस आरएनए का हो जाता है, टूट जाता है। सेंस आरएनए टूट जाता है तो फिर क्या होता है, सेंस आरएनए से ट्रांसलेशन नहीं होता है, प्रोटीन नहीं बनता है, तो क्या होता है, प्रिवेंट ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रिवेंट ट्रांसलेशन। ब्रेक डाउन ऑफ सेंस आरएनए सैलेंस कर दिया, सैलेंसिंग कर दिया, तो ये एंटी सेंस आरएनए निकल कर प्लांट में जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है हमेशा के लिए। तो कभी भी फिर अगर नीमाटोड आएगा तो प्लांट के क्या होगा, प्लांट अपना एंटी सेंस आरएनए बेचकर उससे जोड़ के डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाकर उसको तोड़ देगा, समझ गया। तो ये किस क्या हुआ है, इसे बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, बस तुम ध्यान रखियो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, जो मार्क कर रखे, बहुत सेंस एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करता है, एरोडेनोप्टिफिकेशन, ट्रांसपोन्स, वायरसेस, प्रिवेंट ट्रांसलेशन, सेलेंसिंग, आरएनए इंटरफेरेंस, सेलुलर डिफेंस, मेलोडिक आरएनए, रूट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाला ध्यान रखियो, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, अब आता है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। कौन कौन सी है, दो चीज़ें, एक तो इंसुलिन है और एक क्या है, जीन थेरेपी है। इसमें क्या है, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स वर्ल्ड में कितनी बना ली हैं, 30 बना ली हैं और इंडिया में 12 बना ली हैं। मतलब क्या हुई है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से हमने मेडिसिन वर्ल्ड में 30 बना ली हैं और इंडिया में 12 प्रेजेंटली मार्केट होती हैं, 12 यूज़ करते हैं। और इंडिया क्या है, 12वीं क्लास पढ़ी हुई है, इंडिया का 12वीं क्लास पढ़ी हुई है, ठीक है ना। अब बात है तेरी जीन थेरेपी, और सॉरी अब आता है इंसुलिन। अब देख इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा तो इंसुलिन से ही आता है। इंसुलिन में क्या आता है तेरा, ये पेज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाला पेज है। देख इंसुलिन में क्या होता है, इंसुलिन में क्या होता है, सबसे पहले इंसुलिन कहाँ से निकलती है, इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन क्या करता है, रिड्यूस करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर देता है। तो और ये किसको देते हैं, इंसुलिन के हार्मोन किसको देते हैं, इंसुलिन एक हार्मोन है, उसको इंजेक्शन इंसुलिन के क्या करते हैं, देखा एक क्वेश्चन लिख रखा है, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड टू डायबिटिक पीपल और नॉट। नहीं, क्योंकि इंसुलिन क्या होता है, सिर्फ इंजेक्शन के थ्रू ही देते हैं, ओरल नहीं खा सकते हैं दवाई या पिल्स की तरह, क्योंकि अगर उसको पिल्स और की तरह खाएंगे तो स्टमक में आएगी, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ जाके गल जाएगी, और गल जाएगी तो उसको फिर ब्लड में तो आ ही नहीं पाएगी, और ब्लड में नहीं आ पाएगी तो उसे ब्लड में आके कम भी नहीं कर पाएगी ग्लूकोज को, वहीं अब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं ब्लड में डायरेक्ट जाता है, ठीक है ना। और ये किसको देते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस पेशेंट को देते हैं जिनको शुगर होता है, जैसे कि आंटी को क्या देंगे, इंसुलिन का हार्मोन देंगे 30 वाली आंटी को, ठीक है। इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज़ अर्ली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ पिग और कैटल। पहले करते थे इंसुलिन को करते थे डायबिटीज़ में अर्ली एक्सट्रैक्ट करते थे पेंक्रियाज ऑफ पिग्स में और कैटल से निकालते थे, शुगर में से निकालते थे इंसुलिन। पर वो करता था, वो क्या करता था, कॉज करता था एलर्जी। तो क्या करें अब, तो इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन चाहिए तो मतलब अब आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाई, और उस आर्टिफिशियल इंसुलिन का नाम रखा हिम्यूलिन। क्या नाम रखा इसका, हिम्यूलिन। ये आर्टिफिशियल इंसुलिन का नाम रखा हिम्यूलिन। अब ये कैसे बनाई है, ये लिखा हुआ है, इंसुलिन यूज ऑफ डायबिटीज फॉर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेंक्रियाज ऑफ कैटल्स एंड पिग्स। इंसुलिन फॉर्म एन एनिमल सोर्स थ्रू कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी एंड अदर टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर फॉरेन प्रोटीन। देख सबसे पहले होता है जो इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन जो होती है वो क्या होती है, 3 चीज़ों से बनी होती है। और इंसुलिन का सबसे पहले इंसुलिन क्या होती है, बॉडी के अंदर पहले प्रो इंसुलिन बनता है, समझ रहा है, क्या बनता है, प्रो इंसुलिन बनता है। प्रो इंसुलिन कैसे बनता है, प्रो इंसुलिन में क्या होता है, प्रो इंसुलिन में 3 चीज़ें होती हैं, और उसमें क्या होते हैं,
तीन चीज़ होती हैं, कौन कौन सी तीन चेन होती है, ए चेन होती है, बी चेन होती है और सी चेन होती है, ठीक है। और ए और बी चेन क्या होती है, वो क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिजेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है इन ह्यूमैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन लाइक प्रो एंजाइम, ठीक है, मतलब प्रो इंसुलिन निकलता है। अब उस प्रो इंसुलिन को करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है बिफोर इट बिकम्स फुली मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन। अब वो करता है, सबसे पहले प्रो इंसुलिन बनती है, फिर वही बॉडी के अंदर ही हमारे प्रो इंसुलिन से मैच्योर बन जाती है, मैच्योर इंसुलिन, और वो मैच्योर इंसुलिन ही हमारे काम आती है, और मैच्योर इंसुलिन को ही फंक्शनल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। अब वो जब मैच्योर बनती है ना, तो उसमें क्या होता है, सी चेन हट जाती है, तो वही लिखा हुआ है दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ इनटू इंसुलिन। जब प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनती है तो क्या होता है, सी पेप्टाइड चेन हट जाती है, ठीक है, और सी पेप्टाइड हट जाती है। तो मैच्योर इंसुलिन में क्या नहीं होता है, मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड चेन नहीं होती है, और प्रो इंसुलिन में क्या होता है, प्रो इंसुलिन में ए और बी और सी तीनों होती हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर रहे थे, हम इससे क्या कर रहे थे, ई कोलाई के अंदर बनाना चाह रहे थे, तो हमने क्या करा, इंसुलिन की जीन हमने निकाली अपने अंदर से और ई कोलाई में डाल दी, ठीक है ना। और हमने सोचा कि हम ई कोलाई में बनाकर PCR बनवा के मल्टीप्लाई करके इंसुलिन हार्मोन बना लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने ई कोलाई में डाली तो हमने क्या डाली थी, प्रो डाली थी, और हम मैच्योर डाल सकते हैं, हमने क्या डाली थी, प्रो डाली थी, प्रो वाली पहले वाली, और प्रो डाली थी। तो इसमें क्या होता है, ई कोलाई के अंदर मैचुरेशन नहीं होता है, तो वो मैचुरेशन में क्या हो रहा था, सी पेप्टाइड चेन हट नहीं पा रही थी, वो सी चेन हटना मैचुरेशन सिर्फ मैमल्स के अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब सिर्फ ई कोलाई में तो बन नहीं पाया, फिर क्या करा हमने क्या करना था, सी चेन हटानी थी, हमें सी चेन नहीं चाहिए क्योंकि हमें मैच्योर चाहिए, और मैच्योर में सी चेन होती नहीं है, तो हमें सी चेन हटानी थी। तो हमने क्या करा, हमने अलग से ई कोलाई को लिया, हमने अलग से ए चेन निकाली, अलग से बी चेन निकाली, दोनों को अलग सेपरेटली ग्रो किया और दोनों को जोड़ दिया बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और ये कौन सी बन गई, ये बन गई तेरी जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनी जो इंसुलिन है। और ये 2022 में बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया था, ट्रू तो सारे थे, बस उसने पूछा था जेनेटिकली मॉडिफाई इंसुलिन में क्या होता है, तो जेनेटिक मॉडिफाई इंसुलिन में चेन ए और बी प्रोड्यूस सेपरेटली होती है और बाय ज्वाइनिंग होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये लिखा हुआ था। जो इतना पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है ना, वही तरह क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई इंसुलिन के बारे में लिखा हुआ है, और रिकॉम्बिनेंट प्योर टेक्नोलॉजी से बनाई हुई है वो इंसुलिन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन था कि जेनेटिकली मॉडिफाई इंसुलिन के बारे में बताओ, तो वो तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो ई कोलाई से बनाई गई है, चेन ए और बी सेपरेटली बनी है और कंबाइन कर दिया है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। पर इंसुलिन के बारे में और भी पॉइंट लिखे थे जो सही थे, उसमें लिखा था प्रो एंजाइम के अंदर तीनों चेन होती हैं, सी चेन मेच्योर में नहीं होती है, हाँ वो सही बात है, पर वो इंसुलिन की बात है, हमने जेनेटिकली मॉडिफाई के बारे में पूछ रहे हैं, तो जेनेटिक मॉडिफाई के बारे में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है इसके बारे में क्या होता है, देख सी चेन क्या आती है, नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन एंड रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। और उसमें क्या था, मेन चैलेंज क्या था, मेन चैलेंज था फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म। और ये इस पर PYQ पूछा गया था कि मेन चैलेंज क्या था, गेटिंग इंसुलिन असेंबल इन मैच्योर फॉर्म, क्योंकि हम मैच्योर फॉर्म में नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि हमने जब ई कोलाई में डाला, ई कोलाई से मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा था, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज था। मेन चैलेंज क्या था, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन असेंबल इन मैच्योर फॉर्म, ये रहा, सबसे मेन चैलेंज यही था। तो फिर क्या करा गया, 1983 के अंदर वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप जो हमने कपिल देव जीता था, वो ध्यान रख लिया इससे। 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने क्या करा, प्रिपेयर्ड करा गया टू चेन ए और बी प्रिपेयर करी गई ह्यूमन इंसुलिन इंट्रोड्यूस इन द प्लाज्मिड ई कोलाई में डाला गया। और हाँ, जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाई गई थी वो इस चीज़ों कोलाई के अंदर से बनाई गई थी, इस चीज़ों कोलाई में ही बाद में मल्टीप्लाई करा था। पहले जब हम करवा रहे थे तो ईश्वरीय कोलाई में मैचुरेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने अलग से ए और बी निकाल के फिर इसके अंदर डाल के बनाई थी, तो वो ईश्वरीय कोलाई में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बनी थी इंसुलिन। तो ई कोलाई में डाली और उसमें क्या हुआ, चेन ए और बी क्या करी, प्रोड्यूस करी सेपरेटली, ए चेन अलग से बनाई, बी चेन अलग से बनाई और ज्वाइन कर दी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और से बोला गया टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। उसने क्या करा, फिर ह्यूमन इंसुलिन बना ली, ई कोलाई में डाल के फिर पी से करा के बहुत सारी इंसुलिन बना ली, ठीक है ना। तो बस इतना ही पूछता है कि मैचुरेशन में क्या होना चाहिए, सी नहीं होनी चाहिए, और प्रो में क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, और ये सब बताया था, मैं तो सब बता दिया मैंने तेरे को, जब समझाना था मैं समझा दिया। हाँ, बस इतने ही पॉइंट है इंसुलिन के बारे में। अब इंसुलिन खत्म, अब सेकंड आता है मेडिसिन के अंदर जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी का होता है, जीन थेरेपी का सबसे पहले डेफिनेशन पूछता है, जीन थेरेपी में क्या पूछता है, ऑलो करेक्टिंग ऑफ जीन डिफेक्ट PYQ। एक बोलता है डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन में रिप्लेस करेगा, एक PYQ।
नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस कर देंगे फंक्शनल जीन से, एक PYQ। और जीन थेरेपी क्या है, हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब हेरिडिटरी मतलब कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल मतलब पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है, एक्वायर्ड नहीं करते हम, कॉन्जेनिटल है, एड्स की तरह नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न विद hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allow correction of a gene defect that has been diagnosed in child embryo, एक PYQ. Genes are inserted into personal cells and tissue to treat a disease, एक PYQ. Correction of a genetic defect involves delivery of normal gene into an individual or embryo to take over the function of and compensate फॉर नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम को कंपनसेट करेगी फंक्शनल एंजाइम से, एक PYQ। और ये नॉट नीट और प्रैप में बढ़िया क्वेश्चन बना रखे थे इसके ऊपर, ठीक है। अब देख क्या होता है, सबसे पहले जीन थेरेपी किसमें करी गई थी, सबसे पहले जीन थेरेपी किसमें करी गई थी, 1990 में 4 ईयर ओल्ड्स को करी गई थी फर्स्ट जीन थेरेपी। 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल को करी गई थी, बॉय नहीं था। इसमें क्या था, 4 ईयर ओल्ड गर्ल को क्या था, एडिनोसाइन डी एमिनेज, डी ऑक्सी एमिनेज नहीं है, डी एमिनेज है, एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। और ये क्या है, एक एंजाइम है, ADA। ये एंजाइम है, जो एंजाइम करता है, एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, ये करता है इम्यून सिस्टम को फंक्शन करने में काम करता है। तो PYQ में था, अगर जीन थेरेपी, और इस लड़की को क्या हुआ था, इस लड़की में क्या हुआ था, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम हुआ था, ठीक है ना, ये PYQ था। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम में काम आता है, ठीक है। दिस डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज। और यहाँ पे डिलीशन हुआ है, इंजर्शन नहीं हुआ है, ध्यान रखियो। मतलब क्या होता है, देख मेरी बात सुन, इसमें ये होता है तेरा हाँ, इसमें क्या होता है तेरा, ये एक ना एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम ना वो एक जीन बनाती है, और उस जीन में क्या होता है, डिलीशन होता है, इसलिए एंजाइम नहीं बन पाता है। और ये एंजाइम नहीं बन पाता है तो इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाता है, और इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाता तो ये मर जाती है बहुत जल्दी, अगर मर जाएगी अगर उसको एक भी इन्फेक्शन आ गया तो। इन सम चिल्ड्रन ADA डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय, ये तो गलत बात है, क्योर नहीं लिखा हुआ है, गलत आई बात है, नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करा सकते हैं, इसका एक मेथड है। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय, सेकंड मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दो, या तो ये कर दो। इन विच फंक्शनल एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होता है, फंक्शनल ADA इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी में इंजेक्शन से देते हैं फंक्शनल ADA, एक PYQ, ठीक है। बट द प्रॉब्लम क्या थी, बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज दैट आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी क्या थी, कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं थी। तो क्या होता है, फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप हमारे थर्ड क्या होता है, जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी में क्या होता है तेरा, इसके बारे में, इसके बाद जीन थेरेपी मैंने यहाँ लिख रखी है। अब जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में क्या करते हैं, जीन थेरेपी में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जीन थेरेपी क्या है, एक परमानेंट क्योर है अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे। परमानेंट क्योर ओनली तभी हो सकता है जब वो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में दे। परमानेंट अगर जीन थेरेपी तो बाद में दे रहा है तो नहीं होगा, परमानेंट क्योर तो सिर्फ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज ही है, परमानेंट क्योर तो सिर्फ अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है। तो जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, वो लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल लेते हैं बॉडी से, और उसको कराते हैं, कल्चर कराते हैं, ठीक है ना। उसको कल्चर कराते हैं, उसमें क्या करते हैं, कल्चर करा के बहुत सारे नंबर बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, फंक्शनल ADA cDNA डाल देते हैं यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर। और रेट्रोवायरस यूज़ करा गया है क्योंकि पता है रेट्रोवायरस ही तो एनिमल के अंदर वेक्टर की तरह काम करता है। और यहाँ पे PYQ आया था कि हम जीन थेरेपी में कौन सा यूज़ करते हैं, रेट्रोवायरस यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करा जाता है, इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो करता है AD और cDNA को इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये AD cDNA क्या है, इसको रट्टा मार ले, ADA cDNA, ADA cDNA क्या होता है, AD cDNA क्या होता है, जब RNA से DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, तो उस DNA को cDNA बोलते हैं, ठीक है, इतना समझ ले, ठीक है। इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट्स, हाउएवर दीज सेल्स नॉट इमॉर्टल सेल्स विच हैव रिटर्न। हाँ, फिर क्या करते हैं, इसको इसमें AD cDNA को लिम्फोसाइट्स में डालते हैं, और इस फिर लिम्फोसाइट्स को दोबारा बच्चे के अंदर डालते हैं, और इस बच्चे को दोबारा डाल देते हैं। अब लिम्फोसाइट्स का हमने बहुत ज़्यादा नंबर बना लिया है। जब हमने इसको लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाला था, टेकन आउट कल्चर आउटसाइड बॉडी, तो हमने 500 निकाले थे। इसमें AD cDNA डालकर कल्चर करा के हमने इसको कितना बना दिया है, इसमें 5 लाख बना दिया है। अब ये 5 लाख क्या करेंगे, बॉडी में वापस डाल देंगे, विच इंट्रोड्यूस बैक टू पेशेंट। अब ये 5 लाख क्या करेंगे, 5 लाख तो कुछ ही महीने चलेंगे, तो वही लिखा हुआ है दी सेल्स नॉट इमॉर्टल। देख, मॉर्टल का मतलब होता है डेथ, और इमॉर्टल का मतलब होता है नहीं मरता, और इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट इमॉर्टल मतलब मरता है। तो क्या होता है, ये PYQ पूछा गया था कि इसमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ता है, पीरियोडिक इन्फ्यूजन, मतलब बार बार क्यों देना पड़ता है ये लिम्फोसाइट्स वाला
ADCDNA के साथ। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉट इमॉर्टल होते हैं, ये मरते हैं, और ये मरते हैं लिम्फोसाइट्स, तो हमें बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन देना पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉट इमॉर्टल रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। तो थर्ड स्टेप हमने क्या करा है, जीन थेरेपी करी गई है। एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी क्या होता है, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी। लिम्फोसाइट निकाल के बाहर कल्चर करते हैं, जिसमें फंक्शनल ADAC-DNA यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं लिम्फोसाइट्स में, जो सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू पेशेंट, जो रिटर्न कर देते हैं पेशेंट को दोबारा। हाउएवर दीज सेल्स क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं, नॉट इमॉर्टल मतलब मरते हैं। तो पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट रिक्वायर बार बार पीरियोडिक इन्फ्यूजन बार बार चाहिए होता है इसको, of such genetically engineered lymphocytes. However, gene isolate from marrow cells producing ADNA introduced into cells at early embryonic stage is completely permanent cure. Permanent cure कब होगा, जब early embryonic stage में दे तब, ठीक है। तो वही 4 साल की बच्ची थी, एंडोनेमिसाइड डिजाइन की कमी थी, जो इम्यून सिस्टम मोशन होता था, डिलीशन ऑफ जीन हुआ था, और इसको बोलते हैं स्किड ADA। स्किड मतलब सेवरी कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब एड्स जैसे ही होता है। एड्स में तो सिर्फ एड्स की तरह खतरनाक होता है, इसमें तो एक भी इन्फेक्शन हो गया तो मौत हो जाएगी, अगर मच्छर ने उच्छर ने काट लिया तो भी मौत हो जाएगी, एक भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो सेवरे कंबाइंड सबका कंबाइंड सबका कंबाइंड है। तो ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी इन विच फंक्शनल इंजेक्शन, वो तो कम्प्लीटली करेबल नहीं है। फिर जीन थेरेपी में तो बता दिया, ठीक है। जीन थेरेपी मैंने एक लाइन बता दिया तेरे को, जीन थेरेपी से ही और इंसुलिन से ही क्वेश्चन आएगा अगर आना होगा तो 2024 में। फिर आता था हाँ, और एक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से, ये तीनों क्या है, बहुत कोर टॉपिक है। अब इतना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर क्या आता है, 3 चीज़ें आती हैं, PCR रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA को ही ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं, और थर्ड होता है ELISA। ये क्या होता है, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, और सीरम और यूरिन एनालिसिस अर्ली डिटेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है वो क्या करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है डिजीज़ को, जबकि जो जीन थेरेपी जो हम पीछे पढ़ा था लड़की वाला, वो ट्रीट करता है डिजीज़ को, और ये PYQ था। जीन थेरेपी ट्रीट करता है डिजीज़ को, और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस सिर्फ डिटेक्ट करता है डिजीज़ को, ठीक है। और ये PYQ ध्यान रखिए, और मैं फंस गया था, क्वेश्चन कर नहीं पाया था, गलत कर दिया था मैंने, ठीक है ना। तो अर्ली डिटेक्शन कर लेता है सिम्टम्स आने से पहले। मॉलिक्यूलर देख, जब हम सीरम, और देख लिखा हुआ है यहाँ पे, यू नो दैट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज में क्या करना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस आर अंडरस्टैंडिंग इन पैथोलॉजिकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली डायग्नोसिस भी करना चाहिए और पैथोफिजियोलॉजिकली भी करना चाहिए। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड मतलब ओल्ड मेथड डायग्नोसिस, सीरम और यूरिन एनालिसिस, अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। और ये 2023 का क्वेश्चन है, पता है तेरे को, तेरे पेपर में आया था। सीरम और जो यूरिन एनालिसिस जो निकालते हैं, टॉयलेट का जो निकालते हैं और सीरम का जो निकालते हैं, उससे अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ का नहीं कर सकते हैं। बट रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR और ELISA से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे 3 पॉइंट, ठीक है। अब देख क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया या वायरसेस नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन आर प्रोड्यूस डिजीज सिम्टम। मतलब ये बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस नॉर्मली कब पकड़े जाते हैं, जब पैथोजन क्या करे, डिजीज़ के सिम्टम्स दिखाए, तो ये पता चलता है कि बॉडी में वायरस आ चुका है, बैक्टीरिया आ चुका है। बाय दिस टाइम कंसनट्रेशन, इस टाइम पे क्या होता है, जब सिम्टम्स दिखा रहा होगा, इस टाइम पे क्या होता है, कंसनट्रेशन ऑफ पैथोजन क्या होता है, हाई होता है। तो तब तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो फिर तो दिक्कत होगी, पर हमें तो अर्ली डिटेक्शन करना है। तो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए क्या करता है, हाउएवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया या वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं बाय एम्पलीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय PCR। तो PCR से वेरी लो कंसनट्रेशन में भी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या ध्यान रखना है, लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया डिटेक्ट बाय PCR, ठीक है। इसमें क्या होता है, PCR के अंदर वही पता होगा, PCR हम पढ़ के आए हुए हैं। और PCR क्या होता है, 3 चीज़ों में काम आता है। PCR यूज टू डिटेक्ट, PCR नॉन रूटीनली यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। PCR करते हैं हम, HIV किसी को है तो HIV अगर अर्ली डिटेक्शन करना है HIV का तो PCR करा लो, ठीक है ना। और RT-PCR मैंने बताया था। और क्या होता है, इट इज़ बीन यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर। अगर कैंसर लग रहा है तो तुम्हें कराना है तो तुम पहले PCR करा के देख लो, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है, इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक होती है PCR टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। थर्ड पॉइंट, तो उससे क्या है, 3 काम है PCR के, यूज टू डिटेक्ट HIV, एड्स, कैंसर और जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर अर्ली डिटेक्शन कराना है इन 3 चीज़ों का तो PCR करा के देख लो। फिर सेकंड आता है तेरा सेकंड आता है तेरा ऑटो रेडियोग्राफी, नहीं मैं तो बताता हूँ ELISA में क्या होता है तेरा, सबसे पहले तो बताता हूँ ELISA में क्या होता है। ELISA क्या होता है, सबसे पहले ELISA का देख, ये वाला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ELISA बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, यहाँ लिखा हुआ है।
एलिसा क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन में बेस्ड होता है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय या तो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन हो या डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज हो। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन में क्या होगा, प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज, या तो डिटेक्ट कर लो एंटीजन्स को या डिटेक्ट कर लो एंटीबॉडीज़ को। और एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन, एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट कौन से सिंथेसाइज होता है, एंटीबॉडीज ना कि एंटीजन। ठीक है, अबे हाँ सही बात है ना, अबे पैथोजन के अगेंस्ट कौन बनेगा, तेरा एंटीबॉडी तो बनेगी। अबे एंटीबॉडी का बनती है जब पैथोजन एंटर करता है तब एंटीबॉडी बनती है, तो बस लिखा हुआ है, वैसे ही बात तो है। फिर आता है तेरा थर्ड, ऑटो रेडियोग्राफी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है तेरा देख सुन, पीवाईक्यू की ये दो लाइनें, पीवाईक्यू की ये वाली लाइन है, पीवाईक्यू इसमें आया होता और ये पूछा था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता है। देख इसमें क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होता है जिसे टैग कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर लगा देते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो कि होता है प्रॉप। तो प्रॉप क्या है, एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, और प्रॉप क्या है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी है, कुछ भी सकता है। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज कराते हैं टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन सेल्स फॉलो बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफी फिल्म या एक्सरे। म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होता है फोटोग्राफी फिल्म में, बिकॉज क्योंकि प्रॉप जो होता है नॉट कॉम्प्लीमेंट्री है म्यूटेटेड जीन के। प्रॉप नॉट 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 दोनों चीज़ें नॉट लाइन में लिखा हुआ है, नॉट 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 अपीयर नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना, ध्यान रखिए, नॉट नॉट था। अब मैं क्या होता है समझाता हूँ इसको, देख वो इतना ये सब तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। देख क्या होता है ऑटो रेडियोग्राफी में, क्या होता है तेरा ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होता है, एक तो नॉर्मल जीन होता है, नॉर्मल जीन क्या होता है, विजिबल हो जाता है ऑन एक्सरे। देख एलिजा में क्या होता है, एलिजा में क्या होता है, जो नॉर्मल जीन होती है वो विजिबल हो जाती है एक्सरे से, पर जो म्यूटेटेड जीन होती है वो नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफी फिल्म, बिकॉज जो प्रॉब होता है नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन। अब देख क्या बोल रहा है ये, देख ये एक तूने वो लिया बीकर लिया, उस बीकर में तो नॉर्मल जीन डाला, उस नॉर्मल जीन को डाला तो उसमें क्या होता है, हमने ऑटो रेडियोग्राफी में हमने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए का प्रॉप डाला जो कि क्या होता है नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर वो उसे कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर ये ए टी सी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट होगा टी ए जी होगा, इस ए का टी का ए, सी का जी होगा, ठीक है। तो अगर एक उससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर वो नॉर्मल जीन हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जुड़ जाएगा, और नॉर्मल जीन पे हमने, और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के ऊपर जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री है इसके ऊपर हमने प्रॉप लगा रखा है, और वो प्रॉप क्या होता है, वो क्या होता है अगर एक्सरे डालते हैं तो वो चमकता है, ठीक है ना। उस पर टैग करते हैं ना, लिखा हुआ टैग करते हैं, तो प्रॉप को टैग करते हैं। अगर वो नॉर्मल जीन पे जाके लगा और नॉर्मल जीन के साथ चिपका, तो नॉर्मल जीन के साथ चिपकेगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला, तो उस पर प्रॉप भी होगा, फिर एक्सरे डालेंगे तो वो चमकेगा, और अगर वो चमका विजिबल ऑन एक्सरे तो वो नॉर्मल जीन होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर वो नहीं चमका तो वो म्यूटेटेड जीन होगा, क्योंकि क्या होगा, हमने तो प्रॉप नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विथ म्यूटेटेड जीन, क्योंकि हमने जो प्रॉप डाला है उसको कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमने नॉर्मल जीन को कॉम्प्लीमेंट्री डाला है प्रॉप, हमने प्रॉप जो डाला है वो तो नॉर्मल जीन को कॉम्प्लीमेंट्री डाला है ना, वो हमने म्यूटेटेड जीन को कॉम्प्लीमेंट्री नहीं डाला, तो वो किससे जुड़ेगा, सिर्फ वो नॉर्मल जीन से ही जुड़ेगा, ना कि म्यूटेटेड जीन से, ठीक है। तो प्रॉप देख क्या करना पड़ता है, अगर कोई बोले ऑटो रेडियोग्राफी कराए तो प्रॉप बना नॉर्मल जीन की कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, डाल दे, पेशेंट का सैंपल डाल दे, एक्सरे डालो, एक चमका दिखाई दिया तो नॉर्मल जीन की कॉम्प्लीमेंट्री है, प्रॉप ज्वाइन होंगे तो एक्सरे डालने पर दिखेगा नॉर्मल जीन वाला। अगर म्यूटेटेड जीन है तो म्यूटेटेड का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उसका प्रॉप जो डाला है हमने सिर्फ नॉर्मल वाले का डाला है, तो नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है, तो एक्सरे डालने पर म्यूटेटेड जीन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो से ज्वाइन नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री वाला, वो सिर्फ नॉर्मल जीन से कॉम्प्लीमेंट उससे जुड़ेगा, बस इतना ही था। अब आता है जरा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने क्या करा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं, और वो कैसे बनाए हैं, एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेट करा गया है, मैनिपुलेट किया गया है, एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, उसे बोलना अब ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिक मॉडिफाई करे हैं ऑर्गेनिज्म को, उसे बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। और उसमें से क्या है 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं, माइस चूहे हैं। और हमने कौन कौन से बनाए हैं, रैबिट भी बनाया है, पिग भी बनाया है, शीप भी बनाई है, काऊ भी बनाई है, फिश बनाई है ट्रांसजेनिक। पर माइस क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि माइस ही क्या होता है ईजिली रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, ईजिली ग्रो कर सकते हैं, और क्या करते हैं ईजिली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए क्या होता है इसको ट्रांसजेनिक, इस पर एक्सपेरिमेंट करना आसान होता है। अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए हैं, इनका क्या फंक्शन है, इसका काम क्या होता है, इनका काम होता है टू चेक करना नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। मतलब अगर ये माइस है, इस माइस को हमने ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाया है, क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट चेक कर सकें, कोई इंजेक्शन देखेंगे, कोई दवाई डालेंगे इसके अंदर, तो दवाई ग्रो कर रही है, काम कर रही है कि नहीं, इसलिए चेक करते हैं, इसलिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं।
तो स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन हमने डालने देखा था कि इंसुलिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और हमने क्या करा है, स्टडी ऑफ डिजीज़ को हमने डिजीज स्टडी करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। जैसे कि देखो कोई कैंसर देखना है तो माइस माइस में डाल के देख ले, अब माइस में कैंसर हो रहा है तो मान लें कि वो डिजीज़ सही है, मतलब वो डिजीज़ हो रही है तो उस दवाई से डिजीज़ हो रही है। तो स्टडी ऑफ डिजीज़ के लिए बनाया है। और वो स्टडी ऑफ डिजीज़ कौन कौन सी हैं, 4 डिजीज़ हैं। कैंसर की डिजीज़ के लिए बनाया गया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ के लिए बनाया गया है, रिमोटेड अर्थराइटिस के लिए बनाया गया है और अल्जीमर डिजीज़ के लिए बनाया गया है। इसको हमने कैसे याद करा गया है, और ये चारों की चारों रेडी होनी चाहिए। और 2024 में तो इसी पेज से क्वेश्चन आएगा। वो कौन सी होती है, 2 कार है, 2 कार मतलब 2C, एक अर्थराइटिस अल्जीमर और R से रिमोटेड अर्थराइटिस, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड है तेरी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। हमने थर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इसमें क्या होता है, ह्यूमन प्रोटीन होती है एक अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एम्फाइसीमा को ट्रीट करती है। और ये हमने किस में बनाई है, ये हमने ट्रांसजेनिक शीप में बनाई है, जो कि लिखा नहीं है एनसीईआरटी में पर पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एम्फाइसीमा जो हमने चैप्टर 17 में पढ़ा था ना, एल्वेलाई की वॉल्स डैमेज जाती हैं, वही है ये। उसकी ये हमने ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटी 1 ट्रिप्सिन बनाई है, PI का आता है। और हमने अदर अटैम्प्ट्स भी मेड किए हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फेनिलकेटोनुरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। अभी सिस्टिक फाइब्रोसिस यहाँ पे भी है और सिस्टिक फाइब्रोसिस यहाँ पे भी है। तो हाँ, एक ट्रीटमेंट में यूज़ हुई है और एक डिजीज़ में यूज़ हुई है, एक स्टडी ऑफ डिजीज़ में यूज़ हुई है और एक ट्रीटमेंट में यूज़ हुई है। तो 2 जगह सिस्टिक फाइब्रोसिस याद रखियो, ठीक है। और हमने क्या करा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन 1997 में द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जिसका नाम था रोजी रंडी ने क्या करा था, प्रोड्यूस करा था ह्यूमन प्रोटीन इनरिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। पूरा एग्रीडेज बढ़ाना चाहिए। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बॉडीज दैन नेचुरल काउ मिल्क। देख क्या होता है, ये जो होता है ना, ये जो हमने बनाई है, देख ह्यूमन मिल्क में क्या होता है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन होता है, ये वाला प्रोटीन होता है, ह्यूमन प्रोटीन है ना, अल्फा लैक्टो एमिल। और ये कहाँ से होता है, ये इसकी माँ से निकलता है, मतलब माँ से निकलता है जो बच्चे पीते हैं। पर अगर माँ को कोई दिक्कत हो गई या माँ का दूध नहीं निकल रहा है तो बच्चे को तो अल्फा लैक्टोबिल मिल नहीं पाएगा। तो हमने क्या करा, हमने माँ के अंदर से जीन निकाल के काव में डाल दिया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक कोई काव बनाई 1997 में, इसका नाम रखा रोजी। और वो रोजी क्या कर रही थी, ह्यूमन प्रोड्यूस इनरिच मिल्क बना रही थी, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन उसके अंदर था मिल्क के अंदर। और वो कितना था, 2.4 ग्राम पर लीटर बना रही थी, ठीक है ना। और ये क्या होता, और ये न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बॉडीज के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क। अगर तुम नेचुरल काउ मिल्क पिलाओगे तो उससे ज़्यादा बढ़िया तुझे हम इसका दूध पिला दो, जिसमें माँ का ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन चले जाएगा। ये ध्यान रखना, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन ध्यान रखना है, ठीक है ना। और क्या होता है, हमने वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी हमने क्या कर रही है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। जैसे कि हमने क्या करा है, ट्रांसजेनिक माइस बनाया है जो सेफ्टी ऑफ वैक्सीन को चेक करता है। कौन सी, पोलियो वैक्सीन के लिए। पोलियो वैक्सीन चेक करने के लिए हमने माइस में करा था, चेक करने सेफ्टी ऑफ वैक्सीन चेक करने के लिए माइस पे किया था, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक काउ माइस बीइंग डेवलप और यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज इन ह्यूमंस। ह्यूमन से यूज़ करने से पहले माइस पे टेस्ट करते हैं, कौन सी, पोलियो वैक्सीन। Transgenic mice are being used to test the safety of polio vaccine. If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkey. पहले किस में करते थे, पहले हम मंकी में करते थे, पर हम बाद में किस में करने लग गए, माइस में करने लग गए। टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ द वैक्सीन। और हमने किस लिए बनाया गया है, और हमने केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। तो हमें 5 याद होनी चाहिए, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अब आता है तेरा एथिकल इश्यूज़। एथिकल इश्यूज़ में सबसे क्या होता है, एथिकल इश्यूज़ मतलब होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके तूने कुछ बनाया। अब वो कुछ बनाया तो वो चलना है कि नहीं चलना, या उसको प्रोडक्ट में मार्केट में डालना नहीं डालना, वो कौन बताता है, वो बताता रहा गैक। वो कौन बताता रहा, गैक। इंडियन गवर्नमेंट में स्टेप अप करा है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी, जो क्या करती है, जो मेक करती है डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। मतलब पब्लिक सर्विस के लिए वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेफ्टी है कि नहीं, और वैलिडिटी कितनी है इसकी, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है वो सब पिकवा देंगे, आपको कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर आता है एक राइस क्या है, एक इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर कंट्री। जो राइस का हुआ है हज़ारों सालों से एशिया में बनाया जा रहा है। दे आर एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटी हैं राइस की इंडिया के अंदर अलोन। 2 लाख वैरायटीज़ हैं और 27, बस 2 ही यहाँ पे वर्ड याद रखने हैं, 2 लाख और 27। तो 2 लाख वैरायटी हैं 27 इंडिया में राइस की, जिसमें 27 बासमती राइस की वैरायटी हैं, 27 बासमती राइस की हैं और 2 लाख तो टोटल राइस की हैं। और बासमती राइस फेमस क्यों होता है,
बासमती राइस 27 डॉक्यूमेंटेड वैराइटीज ऑफ बासमती राइस ग्रोन ड्यू टू, अच्छा सॉरी, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर की वजह से बासमती क्या होता है, फेमस होता है। और उसकी कितनी वैरायटी हैं, 27 वैरायटी हैं इन इंडिया। देयर इन रेफरेंस टू बासमती एशियन टेक्स्ट फॉलो, सब ठीक है। फिर क्या हुआ इन 1997 के अंदर, 1997 में तो हमने रोजी काओ भी बनाई हुई है, 1997 में रोजी काओ भी है और अमेरिकन कंपनी भी है। और अमेरिकन कंपनी एक एली लिली भी है और एक चोर वाली कंपनी भी है जिसने पेटेंट करा है। पेटेंट करना मतलब पेटेंट अपने नाम कर लेना, और बायो पेरोसी मतलब चोरी करना, और पेटेंट बायो पेटेंट मतलब अपने नाम कर लेना, ठीक है। तो 1997 में क्या हुआ, एक अमेरिकन कंपनी है जिसने क्या करा, गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। उसने क्या करा, एक कंपनी, हाँ, और उसने क्या करा, अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती राइस को क्रॉस किया विद सेमी डाफ वैरायटी से, और क्लेम करा कि ये हमारा इन्वेंशन है, हमारी नोवेलिटी है, हमने बनाया है। तो अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी क्या करा था, अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती राइस को लिया था और कोई सेमी डार्क वैरायटी राइस की, जो थोड़ी सी छोटी होगी, ना बड़ी होगी, सेमी डार्क वैरायटी होगी मीडियम साइज़ की, उससे क्रॉस करके एक प्लांट बना लिया और यूएस पेटेंट में ट्रेडमार्क ऑफिस से जाके पेटेंट करा लिया कि हमने बनाया है। पर ऐसा नहीं था, वो किसने बनाया है, क्योंकि इंडिया में सबसे पहले चावल बन रहे थे, 2 लाख वैरायटी तो इंडिया की ही हैं, पर इसने पेमेंट कर लिया, उसने चोरी कर ली, ठीक है ना। This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. The new variety of basmati had actually been derived from Indian farmer variety. सही बात है। The patent extends to functional equivalents, implying the other people selling basmati rice could be restricted by the patent. अगर कोई इंडियन कोई भी दूसरा कोई पीपल अगर इस बासमती राइस को बेचेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट देना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, उसके नाम है अमेरिका के। Several attempts have also been made करे गए by अमेरिकन कंपनी से to patent uses प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक और नीम। टर्मरिक और नीम को भी अपने नाम कर रहे थे, वो बहन के चोरी कर रहे थे, टर्मरिक और नीम की भी। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट मतलब सतर्क, एंड वी डू नॉट इमीडिएटली इनकाउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन, अदर कंट्रीज इंडिविजुअल्स में इन कैश पैसा कमा सकती हैं ऑफ आर रिच लेगेसी, जो हमारी देन है, एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। समझ गया। अब डायरेक्ट डेफिनेशन आती है बायो पायरेसी की और बायो पेटेंट की, और दोनों की दोनों पीवाईक्यू में डायरेक्ट 2 बार पूछ चुके हैं, बायो पायरेसी की और बायो पेटेंट की 1 बार आ चुकी है। बायो पेटेंट में क्या होता है, लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज टर्म्ड एज बायो पेटेंट। डायरेक्ट याद रखियो। बायो पायरेसी इज टर्म यूज टू रेफर यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and other organization without proper authorization from countries and people concerned without compensatory payment, इसे बोलते हैं बायोपायरेसी। अब ये सब हो रहा था, तो फिर अब इंडिया तो भाई अब कितना करे, अब इंडिया अब सब ले जाओगे, तो भाई फिर इंडिया ने क्या करा, इंडियन पार्लियामेंट में क्लियर करा सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। इनने क्या करा, सेकंड अमेंडमेंट पेटेंट बिल करा। अगर कोई बाहर से कंपनी आती है और बोलती है कि हमने बनाया है, तो वो क्या होगा, सेकंड अमेंडमेंट में देखा जाएगा कि वो है कि नहीं है, पता करेंगे। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उस पर क्या करेंगे, जुर्माना लगा देंगे। इंडियन पार्लियामेंट में कौन से कितने कर चुके हैं, इंडियन पार्लियामेंट ने पहले 1 करा था, पर उस 1 में किसी ने गलती निकाल दी थी तो सेकंड आया था, तो सेकंड अमेंडमेंट 2 बार आ चुके हैं। सेकंड अमेंडमेंट लॉ इंडियन पेटेंट बिल पास करा, जिसमें क्या होता है, सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स, इमरजेंसी प्रोविजन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स देते हैं। बाकी ये सब पढ़ लियो, ठीक है, चैप्टर खत्म, बस इंपॉर्टेंट नहीं है। जीन थेरेपी पढ़ लियो, इंसुलिन पढ़ लियो, और ये पढ़ लियो मोलेकुलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर बायोलॉजी प्रोडक्ट पढ़ के चले जाइयो, और गैक की फुल फॉर्म याद रखियो, और यहाँ ये सब याद रख लियो, और वर्ल्ड में ये दोनों याद रख लियो, डबल स्टैंडर्ड डीआरएनए याद रख लियो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए याद रख लियो, आरएनए इंटरफेरेंस, साइलेंसिंग, प्रिवेंट ट्रांसलेशन, बैक्टीरियम, ट्रांसपोन्स, वायरस, सेंस एंटीसेंस, बोथ, क्रायोवन, ACHC, ये सब ध्यान रख लियो, बस खत्म चैप्टर।